वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योर लॉज और योर राइट। यूनिट 1 है हमारी, भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये इस यूनिट का पार्ट 4 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं आपराधिक न्याय प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में। पहले हमने पढ़ा था कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो थी हमारी, उसके घटक के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम आपराधिक न्याय प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होता है कि जब एक क्राइम होता है तो उसके गिरफ्तार होने तक से लेकर जजमेंट तक क्या होता है। यानी गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट का जो निर्णय होता है वहाँ तक हम पढ़ेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इससे पहले पढ़ने के लिए हमें अपराधों के बारे में हम जान लेते हैं कि अपराध कितने टाइप के होते हैं। अपराध होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होता है संज्ञेय अपराध जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं, और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध जो होते हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं। इन अपराधों में जैसे किसी की हत्या करना, चोरी वगैरह, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 2 संज्ञेय अपराधों के बारे में बताती है। यानी सीआरपीसी की धारा जो 2 है वो संज्ञेय अपराधों के बारे में बताती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था सीआरपीसी आईपीसी, वो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, ऐसे अपराध जहां पुलिस बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यानी पुलिस जो है वो जो आरोपी है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जो संज्ञेय अपराध जो होंगे, अगर गैर संज्ञेय अपराध हो तो पुलिस बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपने मूवीज़ वगैरह में या टीवी शो में भी देखा होगा कि कहते हैं कि आपके पास वारंट है क्या गिरफ्तार करने का, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को किसी की भी अनुमति नहीं लेनी, ना उसे वारंट की ज़रूरत, ना उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति की ज़रूरत। वो डायरेक्ट जाके आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, जिस पर आरोप लगाए कि उसने क्राइम किया। ठीक है, अगर वो अपराध संज्ञेय है। ये अपराध अधिक गंभीर होते हैं। मैंने बताया कि संज्ञेय अपराध जो होते हैं काफ़ी गंभीर होते हैं। देखो, क्राइम तो क्राइम होता है, लेकिन कुछ क्राइम ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये उसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे हत्या, चोरी, अपहरण आदि। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, संज्ञेय अपराध हैं। दूसरा अपराध जो है हमारे वो है असंज्ञेय अपराध। ठीक है, असंज्ञेय अपराध जो होते हैं उसमें पुलिस जो होती है उसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की और अदालत की अनुमति की जरूरत पड़ती है। बिना वारंट के और मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस उस इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती जिस पर आरोप लगा है। ठीक है, संज्ञेय में क्या था कि पुलिस गिरफ्तार कर रही थी बिना वारंट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। यानी संज्ञेय अपराधों की तुलना में ये कम गंभीर होते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर हमला करना या धोखाधड़ी, कि किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने हम पर हमला करा है, तो इसमें पता नहीं लगता कि लोग इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए पुलिस पूरी जांच वगैरह करती है। अब यहाँ से जो है हमारा वो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एफआईआर से। ठीक है, एफआईआर का सुना होगा आपने नाम, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर आरोपी के खिलाफ होती है और एफआईआर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की जाती है। सीआरपीसी की जो धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस जांच करती है, घटनास्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा करती है और गिरफ्तारी की योजना बनाती है। यानी पुलिस जो है वो जांच करती है जब एफआईआर हो जाती है, फिर उसके बाद सबूत वगैरह इकट्ठा करती है, पूछताछ करती है जाकर घटनास्थल पर। ठीक है, जो भी हमारा क्राइम करने वाला है ये वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले एफआईआर से। अब एफआईआर से लेके हम जजमेंट तक जाएंगे सीधा। ठीक है, एफआईआर से शुरू होगी कहानी और जजमेंट पे जाकर रुक जाएगी। ठीक है, एफआईआर की भी कई कंडीशन होती हैं करने के लिए कि एफआईआर जब होती है जब कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है। ठीक है, जब कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस को अधिकार होता है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे, जबकि गैर संज्ञेय अपराध में एफआईआर के लिए पुलिस को कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा है हमारा अग्रिम जमानत, या फिर आप कह सकते हैं गिरफ्तारी से पहले जमानत। जब अपराध होता है तो जिसने क्राइम किया है उसे डर रहता है गिरफ्तार होने का। अब उसके पास अधिकार रहता है कि वो कोर्ट में अर्जी देगी उसे गिरफ्तार करने से रोक लिया जाए। ठीक है,
यानी बेल के लिए मिल जाए उसे गिरफ्तार होने से पहले, जिसे हम कहते हैं अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पूर्व जमानत। ठीक है, दो नाम है, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। ये कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। यानी ये कानूनी प्रावधान है कि किसी ने भी क्राइम किया है तो जो आरोपी व्यक्ति है उसे गिरफ्तार होने से पहले जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में CRPC 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाती है। ये केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। यानी हमने पढ़ा था पहले कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो भी कई लेवल्स होते हैं, उसमें जो है सत्र न्यायालय भी हमारा, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ही दे सकते। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वो जमानत नहीं दे सकती। अग्रिम जमानत तब दी जाती जब किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसे गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। गैर जमानती अपराध वो होते हैं जिनमें जमानत नहीं दी जाती। ठीक है, गैर जमानती अपराध जो होते हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं। आप ये कह सकते हैं जो संज्ञेय अपराध हैं वो गैर जमानती अपराध है। और एक अपराध होता है कि जमानती अपराध। इस अपराध करने पर आपको कोर्ट के द्वारा जमानत दी जाती है अगर जज की मर्जी। गैर जमानती अपराध में भी जमानत दी जाती है, लेकिन जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको जमानत देगा या नहीं, क्योंकि जज चेक करता है कि अपराध ज़्यादा गंभीर है या नहीं है, जमानत देनी चाहिए, कहीं आरोपी भाग जाए इसलिए। और ज़मानत देने के लिए भी कई शर्तें होती हैं कि आपको अपना शहर नहीं छोड़ना पड़ेगा, और भी होती हैं चीज़ें। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह रख लेते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें वो सब रख लेते हैं। तो कुछ शर्तें होती हैं उनकी ज़मानत देने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अग्रिम ज़मानत। मैंने अग्रिम ज़मानत दो चीज़ें देखकर दी जाती है कि ज़मानती अपराध है या गैर ज़मानती। अगर ज़मानती अपराध है तो ज़मानत दे दी जाएगी, लेकिन जज की मर्जी। उसमें गैर जमानती है तो उसमें भी जज की मर्जी, वो देगा या नहीं। ठीक, आरोपी की गिरफ्तारी। अब मान लीजिए आरोपी को जमानत नहीं दी जाती। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उसकी गिरफ्तारी। ठीक है, अभी तो मैंने वो बताया था, यहाँ पर हमने मान लिया कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पुलिस क्या करेगी, अब पुलिस करेगी उसे गिरफ्तार। ठीक है, यदि अपराध संज्ञेय है तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, यदि नहीं तो मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ेगी। अब अपराध संज्ञेय है तो मैंने बताया था, हमने पहले पढ़ा था कि संज्ञेय अपराधों में वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही जज की अनुमति की जरूरत पड़ती है। अब पुलिस क्या है, उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगी। अगर अपराध संज्ञेय नहीं है तो उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाता है हमारा आरोपी गिरफ्तार। अब हम चलते हैं आगे। अब बारी आती है आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार करा है तो उसके पास 24 घंटे का टाइम है कि उसे अदालत लेके जाए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। ठीक है, रिमांड। अब बारी आती है, अब मजिस्ट्रेट के सामने हमने कर दिया पेश। ठीक है, अब बारी आती है आरोपी के रिमांड के बारे में। रिमांड के बारे में बता दो, रिमांड का मतलब ये नहीं है कि आप जो आरोपी है उसे पीटेंगे। रिमांड जो होती है वो पूछताछ के लिए होती है। यदि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 24 घंटे के अंदर जांच पूरी नहीं हो पाती तो पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी के रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए कहती है। आपने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, अब आपके पास है टाइम 24 घंटे का कि उसे जज के सामने आपको पेश करना है। अब आप, पुलिस सोचती है कि गिरफ्तार तो हमने कर लिया और टाइम है हमारे पास 24 घंटे। अगर पुलिस को लगता है कि पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है, पूछताछ नहीं हो पाई है, तो जज से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप जो रिमांड है उसका टाइम बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर जज की मर्जी होती है तो रिमांड वो बढ़ाएगा, नहीं तो मना कर देगा। छोटे अपराधों के लिए 15 दिन और बड़े अपराधों के लिए 60 से 90 दिन। यानी जो रिमांड जो है छोटे अपराधों के लिए 15 दिन के लिए होती है और जो बड़े अपराध होते हैं 60 से 90 दिन के लिए। यानी आप कह सकते हैं संज्ञेय अपराध जो है हमारे, उनके लिए 60 से 90 दिन तक के लिए रिमांड ली जा सकती है पुलिस के द्वारा, जज की अनुमति लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समापन रिपोर्ट। अब रिमांड ले ली जाती है। ठीक है, अब रिमांड की ले ली, अब पूरी जांच पड़ताल हो गई, चेक कर लिया पुलिस ने आरोपी है या नहीं, तो फिर एक होती है जिसे हम कहते हैं समापन रिपोर्ट या फिर रिहाई। जांच करने के बाद अगर ठोस सबूत नहीं मिलते और मजिस्ट्रेट के पास भेजने का
कोई उचित आधार नहीं, तो CRPC 169 के तहत उसे रिहा किया जाना चाहिए। यहाँ पर रिहा आएगा, तो यहाँ है नहीं, ठीक है। तो हमने अभी क्या करी थी, रिमांड ली थी अभी किसकी, आरोपी की, पुलिस के द्वारा। पुलिस ने रिमांड लिया आरोपी की, अब पुलिस ने जांच पड़ताल कर ली और उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले हमें, तो फिर क्या होगा, पुलिस को लगता है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास इसे भेजने का कोई आधार नहीं है, ना इसके पास इसके आता कोई सबूत नहीं है कि इसने कोई क्राइम किया है, तो फिर क्या होता है, CRPC 169 के तहत उसे रिहा किया जाएगा जो आरोपी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरोप पत्र दाखिल करना। अगर पुलिस को लगता है कि उस इंसान के द्वारा अपराध किया गया है, तो पुलिस उसे जज के पास ले जाएगी और आरोप पत्र दाखिल करेगी, यानी जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं। चार्जशीट का भी नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। जांच करने के बाद यदि ये लगता है कि अपराध हुआ है, तो पुलिस के द्वारा आरोप पत्र CRPC 173 के तहत दाखिल किया जाता है, ठीक है। आरोप पत्र जो होता है, जो हमारी चार्जशीट है, उसमें कहानी लिखी होती है पूरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शुरू से लेके एंड तक क्या क्या हुआ, जैसे कैसे क्या हुआ, पूरी डिटेल A to Z डिटेल होती है चार्जशीट में, कैसे अपराध हुआ, कहाँ हुआ, मतलब पूरी कहानी होती है चार्जशीट में। एक बार चार्जशीट दाखिल करने के बाद आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जो चार्जशीट में लिखा होगा वही होगा। इसलिए जो FIR भी होती है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ताकि आपका जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और आरोपी को सज़ा दिलवाई जा सके। अगर चार्जशीट में आपकी कमी रह जाती है तो आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेशन ट्रायल, जिसे हम कहते हैं सत्र परीक्षण। अब चार्जशीट दाखिल कर दी पुलिस ने, अब होता है सेशन ट्रायल कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट चेक करेगी सेशन ट्रायल, हमारे होते हैं 3 टाइप के। कोर्ट को चेक करना है कि ये अदालत उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, जो हमारी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ठीक है। सबसे पहला होता है वारंट हमारा, फिर होता है समन और फिर होता है सारांश परीक्षण। तीनों में एक एक करके पढ़ेंगे। गंभीर मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट के द्वारा की जाती है और कम गंभीर मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं वो करती है सेशन कोर्ट, और जो कम गंभीर होते हैं वो करता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। पहला है हमारा वारंट। वारंट केस में उम्र कैद, मौत और 2 साल से अधिक की सज़ा होती है। अब जो वारंट परीक्षण जो है, जो वारंट ट्रायल है हमारा, इसमें जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो सुनवाई नहीं करेगी, ठीक है। ये जाएगा सेशन कोर्ट के पास, ठीक, क्योंकि इसमें 2 साल से अधिक की सज़ा है, मौत की और उम्र कैद की। हमने पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट उम्र कैद, मौत की सज़ा और 2-7 साल से अधिक की सज़ा नहीं सुना सकती, ठीक है, यही सब चीज़। फिर दूसरा है हमारा समन परीक्षण। समन केस का मतलब है जो वारंट केस नहीं है, जिसमें 2 साल से कम की सज़ा है। यानी अब जो वारंट नहीं है, वारंट तो पढ़ लिया हमने, अब समन केस का मतलब है जो वारंट है ही नहीं, जिसमें 2 साल से कम की सज़ा है, ठीक है। इसमें क्या था, 2 साल से अधिक की सज़ा दी जाती है वारंट में, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास नहीं जाएगा। अब समन परीक्षण है, इसमें 2 साल से कम की सज़ा है। थर्ड है हमारा सारांश परीक्षण। सारांश परीक्षण में छोटे मोटे मामलों की सुनवाई की जाती है, जिसमें 3 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती और जल्दी इंसाफ होता है। सारांश परीक्षण में क्या होता है, जो छोटे मोटे केस होते हैं उसमें वहीं निपटा लिया जाता है कि ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है और 3 महीने से कम की सज़ा होती है। जबकि वारंट केस जो होते हैं वो गंभीर अपराध होते हैं, इसमें जैसे आप संज्ञा अपराध कह सकते हैं वारंट में, और उससे थोड़े कम गंभीर हमारे समन परीक्षण में आ जाते हैं, जिन्हें हम समन केस भी कहते हैं, ठीक है। और सारांश परीक्षण में छोटे मोटे केसेस जो होते हैं, सारांश परीक्षण जो होता है हमारा, समरी केसेस भी होते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि नेक्स्ट हमारा आरोप लगाना। अब कोर्ट ने कर लिया ट्रायल कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। वारंट है तो सेशन कोर्ट के पास जाएगा, समन है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास, और समरी है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ही निपटा दिया जाएगा, ठीक। अब है आरोप लगाना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। न्यायाधीश सबसे पहले ये देखता है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं। अब जज के सामने पेश कर दिया आरोपी को, चार्जशीट भी हो गई, सब कुछ हो गया, चेक भी कर लिया कि वारंट केस है या समन केस है या सारांश है, ठीक है। अब जो हमारे जज हैं वो देखते हैं कि कोई आरोपी जो है हमारा, उसके खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यदि न्यायाधीश को आरोपी और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद ये लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई खास सबूत और दलील नहीं है, तो CRPC 227 के तहत रिहा कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष जो है हमारा वो हैं जिन्होंने आरोप लगाया है,
मान लीजिए चोरी हुई है और मैं आरोप लगाता हूँ कि इस इंसान ने चोरी की है, तो मैं क्या होऊंगा, अभियोजन पक्ष होगा। तो अभियोजन पक्ष का अपना वकील होगा और जिस इंसान ने चोरी की उसका अलग वकील होगा। ठीक है। अगर लगता है कि अभियोजन पक्ष को भी सुननी और दोनों की दलीलें सुननी और जज को लगता है कि कोई खास सबूत नहीं है और लगता भी नहीं है किसने आरोप किया है, तो CRPC 227 के तहत उसे रिहा कर दिया जाएगा। यदि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत होता है तो CRPC 228 के तहत आरोप तय किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह खुद को दोषी मानता है। अब पहले देखा कि उसने, जज को लग रहा है कि अपराध नहीं किया है, तो उससे 227 के तहत रिहा किया जाएगा। अगर लगता है कि हाँ खास सबूत हैं, ठोस सबूत है उसके खिलाफ, तो उस पर CRPC 228 के तहत आरोप तय किया जाएगा कि आपने आरोप किया है और उससे पूछा भी जाएगा कि बताओ कि आपने क्राइम किया या नहीं किया, आप खुद को दोषी मानते हो या नहीं। ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा। अगर वो बता देता है कि हाँ दोषी मानता हूँ मैं, तो सजा भी दे दी जाएगी। ठीक है, फिर अगर नहीं मानता तो फिर आगे का प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभियोजन साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, यानी जिन्होंने आरोप लगाया है, आरोप पक्ष का जो वकील है, अब उनकी रिकॉर्डिंग होगी, उनके गवाहों की। आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष को अदालत के सामने अपने गवाहों की जांच करने के लिए कहा जाता है। जिन्होंने आरोप लगाया है, जो आरोप पक्ष का, जिन्होंने आरोप लगाया यानी अभियोजन पक्ष, उनका जो वकील है, अब वो गवाहों को बुलाएगा अपने कि हाँ कि इस इंसान ने चोरी की है। अब गवाह भी तो होंगे, अब गवाहों को बुलाया जाता है कोर्ट के सामने। आरोपी को अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से बहस करने का अधिकार होता है। मैंने चोरी का एग्जाम्पल दिया, तो चोरी में मान लेते हैं यहाँ पे कि जो चोर है उसे, जो भी आरोपी है, उसे अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से बहस करने का अधिकार है। अब वो कहेंगे इन्होंने ऐसा किया, अब जो चोर है वो बताएगा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, उसे यह अधिकार मिलता है कि वो बहस कर सकता है जितने भी गवाह पेश किए जाएंगे। ठीक है। CRPC 309 के तहत जब गवाहों का परीक्षण शुरू हो जाता है तो उसे प्रतिदिन जब तक जारी रखा जाएगा जब तक सभी गवाहों का परीक्षण नहीं हो जाता। अब एक बार जब गवाह आने का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो डेली जब तक गवाह आएंगे जब तक कि सारे गवाह पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, वो कौन बता रहा है, हमारा CRPC 309 बताती है। ठीक है। आरोपी का बयान, अब गवाह भी पूरे हो गए हमारे, अब हम आरोपी की स्टेटमेंट लेंगे जिसने क्राइम कराया कि वो क्या कहता है। न्यायालय आरोपी से कभी भी पूछ सकता है कि उस पर यह सब आरोप लगे हैं और आरोपी का इस पर क्या कहना है। अब कोर्ट जो कभी भी पूछ सकती है आप पर ये आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके, क्या आपको लगता है कि ऐसा है या नहीं। ठीक है। बचाव साक्ष्य या प्रमाण, आरोपी को अपने बचाव में सबूत पेश करने के लिए कहा जाता है और वह अपने बचाव में सबूत पेश कर सकता है। ठीक है। अब क्या था, आरोपी का हमने लिया बयान। ठीक है, आरोपी ने बताया। अब कोर्ट कहेगी आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं नहीं। अब आरोपी जो है, जो चोर है हमारा, वो बताएगा। अब वो अपने गवाह लाएगा, जो भी उसके पास सबूत होंगे कि सर मैंने चोरी नहीं की, तो फिर वो बताएगा। ठीक है। पहले क्या था, जिन्होंने आरोप लगाया था उनके गवाहों को बुलाया गया, फिर उसकी स्टेटमेंट ली गई आरोपी की आपने ऐसा करा या नहीं। फिर बाद में फिर वो अपने गवाहों को बुलाएगा, जो भी उसके पास सबूत होंगे कि सर मैंने ये क्राइम नहीं किया। ठीक है। इसके बाद है फाइनल आर्ग्यूमेंट, यानी हमारा अंतिम तर्क। अब दोनों के गवाह हुए। ठीक है, अब होगी दोनों में फाइनल बहस, जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने भी और जिस पर आरोप लगाया वो भी। ठीक है। सभी साक्ष्यों और अन्य जरूरी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद अदालत ये निर्णय लेती है कि मामले के अंतिम बहस के दौरान किन प्रश्नों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील दोनों विवादित मुद्दों पर अदालत में अपनी दलील पेश करते हैं। अब फाइनल बहस होगी दोनों में, सरकारी वकील और बचाव पक्ष वकील। सरकारी वकील वो है जिन्होंने आरोप लगाया। कोई भी अपराध होता है तो माना जाता है कि राज्य के खिलाफ अपराध हुआ है, यानी सरकार के खिलाफ, क्योंकि अपराध पूरे समाज के लिए माना जाता है। तो सरकार क्या करती है, सरकारी वकील जो होते हैं उन्हें अपना केस लड़ने के लिए भेजती है। कोई भी अपराध होता है तो सरकार मानती है कि उनके खिलाफ अपराध हुआ है, तो सरकारी वकील होता है। अगर प्राइवेट होता है तो प्राइवेट भी कर सकते हैं। जो बचाव पक्ष जो है हमारा, वो है चोर, चोर का बचाव पक्ष है हमारा। ठीक है। अब दोनों के वकील जो है, लास्ट बहस होगी इन दोनों के बीच और अदालत देखेगी क्या क्या मेन चीज़ है। ठीक है, और क्या क्या मेन क्वेश्चन हैं उनके बारे में। फिर आता है हमारा निर्णय, यानी कोर्ट का जजमेंट।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को ये बताते हुए फैसला देना होता है कि आरोपी को दोषी ठहराया गया है या बरी किया गया है, और इसका आधार भी बताना होता है क्यों बरी किया गया है, और आरोपी को सजा भी बतानी पड़ती है। अब ये थी हमारी फाइनल बहस। अब जज ने सुन ली दोनों की फाइनल बहस कि चोर के वकील ने क्या कहा और अभियोजन पक्ष जिन्होंने आरोप लगाया उसके वकील ने क्या कहा। अब दोनों की दलीलें सुन ली। अब जज को फैसला देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि दोषी है या इसे रिहा कर दिया जाएगा। अगर दोषी है तो इसे सज़ा बतानी पड़ेगी, आपकी ये सज़ा है, ठीक। यहाँ आ जाता है हमारा निर्णय। इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से सहमत नहीं, अगर सेशन कोर्ट से सहमत नहीं, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से सहमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाओ, और भी। लेकिन हम यहाँ बेसिक चीज़ें समझ लें, ठीक है, पूरा नहीं समझ लें, बेसिक चीज़ें समझ लें। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सजा मुआवजा भी हो जाती है, ठीक है। और ये इस वीडियो का पार्ट 4 था, और यूनिट भी हमारी यहीं एंड हो जाती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।